हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि है मार्जिनल कॉस्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन दी गई है और मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। हम सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो अगर हमें 100 यूनिट ऑफ किसी प्रोडक्ट की बनानी पड़ रही है और उसकी कॉस्ट अगर 2000 रुपीज़ पड़ रही है और अगर तब हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर 101 यूनिट्स बनाए, तब अगर हमें कॉस्ट 2020 रुपीज़ पड़े, तो ये जो एक्स्ट्रा 220 रुपीज़ है, एक्स्ट्रा ये जो 20 रुपीज़ है, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। यानी increase in 1 unit of output, the total cost is increased, and this increase in the total cost from the existing to the new level is known as marginal cost. Now coming to the marginal costing. So what is marginal costing? In simple words, marginal costing is a technique which is concerned with the changes in the cost and profit resulting from the change in the volume of output by differentiating between the fixed cost and the variable cost. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, राइट? सो जैसा कि हम जानते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है जो कि हमें एक पर्टिकुलर पीरियड में देना पड़ता है, यानी वो एक पीरियड कॉस्ट होता है, राइट? जबकि वेरिएबल कॉस्ट हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमारा पर यूनिट में डिटरमाइन होता है और पर यूनिट में हम उसे चार्ज करते हैं, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइन नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमको पे करना पड़ता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे बहुत सारे हमें रेशियोज के बारे में जानना, बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेगी, जैसे पीवी रेशियो है, देन ब्रेक इवन पॉइंट एंड और भी सारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह वगैरह। तो इन सभी को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। सो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज अगर हमारे को पता हो कि सेल्स क्या है हमारे पर्टिकुलर एक पीरियड की, और उस सेल्स से हम अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दे, तो हमें जो मिलेगा वो कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। हमें जब हमारे सेल्स से हम वेरिएबल कॉस्ट को पे कर देते हैं, तो वो हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना कंट्रीब्यूशन बाकी है, जिससे हम अपने फिक्स खर्चे निकालेंगे और हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट? सो सेल से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा, एंड इस कंट्रीब्यूशन से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो आइदर जब फिगर हमारे पास पॉजिटिव में रहेगा तो वो प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर फिगर नेगेटिव में चला जाएगा तो वो लॉस कहलाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम। सो सेल्स अगर हमारा 1000 यूनिट है, एट द रेट 10 रुपीज में अगर हम सेल कर रहे हैं, तो हमारा टोटल अमाउंट 10,000 रुपीज आएगा। और अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट 1000 यूनिट पे अगर 5 रुपीज करके है, तो वेरिएबल कॉस्ट 5000 आएगा। तो इस केस में हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन। सो द अमाउंट विल बी 5000। इस कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स खर्चे, अब फिक्स खर्चे हम जानते हैं पर यूनिट में नहीं होते हैं, बल्कि टोटल अमाउंट में होते हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए। तो इस पीरियड के लिए अगर हमारा फिक्स खर्चा 2000 रुपये है, तो इस कंट्रीब्यूशन से जब हम फिक्स खर्चे को माइनस करेंगे 2000 रुपीज, तो हमें प्रॉफिट होगा 3000 रुपीज का। ये फिगर पॉजिटिव में है, इसीलिए हमें हमको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, राइट? अगर ये कंट्रीब्यूशन से अगर फिक्स खर्चे माइनस करने के बाद हमारा फिगर अगर नेगेटिव में आता, तो हम इसे लॉस कंसिडर करते हैं। सपोज अगर हमारा फिक्स खर्चा 7000 रुपीज होता, तो 5000 से जब हम 7000 माइनस करते, तो हमारा 2000 नेगेटिव फिगर आता, वो लॉस कंसिडर होता, राइट? अब कुछ हम छोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। इस टेबल के थ्रू हम ये कुछ इक्वेशन बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करने से हमें टोटल कॉस्ट मिलता है, राइट? अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इट चेंजेस डायरेक्टली इन द प्रोपोर्शन विद द वॉल्यूम। जबकि फिक्स्ड खर्चे हमारे क्या होते हैं? फिक्स्ड खर्चे हमारे फिक्स रहते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अब हम देख सकते हैं कि सेल्स सेल्स का अगर हम फार्मूला बनाए यहाँ से, तो सेल्स में हमारा फार्मूला क्या आएगा? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट में हमारे को क्या क्या रहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट में अपने फिक्स्ड खर्चे और प्रॉफिट या फिर लॉस को ऐड लेस कर दें, तो हमारे पास हमें सेल्स मिल जाएगा। तो इससे हमारा एक और फार्मूला बन सकता है कि सेल्स से अगर हम वेरिएबल खर्चों को माइनस करेंगे, यानी सेल्स माइनस वीसी, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन चला आएगा। जबकि अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट से प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, या फिर इन केस हमें अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस कर देंगे, तो हमको हमारा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसे हम प्यार से पीवी रेशियो या फिर सीएस रेशियो भी कहते हैं। सीएस रेशियो का फुल फॉर्म है कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। इस रेशियो की एक और नाम है जो कि है मार्जिनल रेशियो, और इसे बेसिकली ये पीवी रेशियो के नाम से ही जाना जाता है। ओके, पीवी रेशियो के हमारे पास बहुत सारे फार्मूला है। इन फार्मूला को हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे और साथ ही एग्जांपल्स के थ्रू भी क्लैरिफिकेशन लेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला फार्मूला है पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। ये हमारा पीवी रेशियो का पहला फार्मूला, मोस्टली यही यूज किया जाता है न्यूमेरिक्स में। राइट, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हमारा पहला एग्जांपल था। सेल्स 1000 यूनिट एट द रेट 10, जो कि 1 था 10,000, एंड वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 5, जो कि है 5,000, एंड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा अपना 5,000 रुपीज, एंड फिक्स्ड खर्चे हमारे 2,000 के हैं, सो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 3,000 का। राइट, अब इस क्वेश्चन में अगर हमें पूछे व्हाट इज द पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो हम कैसे निकालेंगे? हमें फार्मूला पता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। इस फार्मूला को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, इजी है। पीवी रेशियो कुछ भी नहीं होता है। पीवी रेशियो हमें ये दिखाता है कि सेल्स में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था। राइट, इस चीज को दिखाता है। सो कंट्रीब्यूशन ऊपर चला जाएगा एंड सेल्स डिनोमिनेटर में रहेगा। सो उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास 5,000 था अपना कंट्रीब्यूशन, सो 5,000 हमने पुट किया, एंड सेल्स था 10,000, सो सेल्स 10,000 पुट किया, एंड अपना पीवी रेशियो 50% आ गया। अब इन केस हमें पर यूनिट निकालना पड़े, अगर हमारे पास ये फिगर्स नहीं दिए हुए, जस्ट ये डेटा दिया हुआ है अपने पास, सो इससे भी हम निकाल सकते हैं। राइट, बस हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखना है और डिनोमिनेटर में हमें सेल्स पर यूनिट लिखना है। तो हमें पता है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपीज है, क्योंकि सेल से जब हम वेरिएबल कॉस्ट यानी 10 से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन 5 रुपीज का आ जाएगा, और अपना सेल्स पर यूनिट 10 रुपीज का है। राइट, सो हमारा अगेन पीवी रेशियो 50% का आ जाएगा। आगे चलते हैं। पीवी रेशियो का एक और फार्मूला है। जब हमारे पास वन सेट ऑफ डेटा गिवन रहेगा तब हम इस तरीके से निकालेंगे, और जब हमारे पास टू सेट ऑफ डेटा गिवन रहेगा तब हम इस तरीके से निकालेंगे पीवी रेशियो को। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास 2019 का ईयर दिया हुआ है, 2020 का डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा से हम देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं पीवी रेशियो। सो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। 100 हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, और बेसिक कोई हार्ड नहीं है, बस हमें याद रखना है कि सेल्स से हम कंपैरिजन करते हैं तो सेल्स डिनोमिनेटर में रहेगा और न्यूमरेटर में चेंज इन प्रॉफिट। अब किसी किसी केस में हमारे पास प्रॉफिट ही सिर्फ रहेगा, किसी किसी केस में कंट्रीब्यूशन रहेगा। दोनों फार्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स। बस जब हमें प्रॉफिट दिया रहेगा तो हम प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे, और जब हमारे पास सेल से दिया रहेगा तो कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा तब हम कंट्रीब्यूशन से कंपेयर करेंगे, बट द रिजल्ट विल बी सेम। सो हम चेक करते हैं, जैसा कि चेंज इन प्रॉफिट। सो चेंज इन प्रॉफिट मतलब क्या? हमारा लास्ट ईयर का 2020 का प्रॉफिट था 4,000 एंड 2019 का प्रॉफिट था 3,000। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 1,000 रुपीज का चेंज हुआ। सो 4,000 माइनस 3,000 दैट विल बी 1,000। एंड चेंज इन सेल्स, हमारा 20 का प्रॉफिट था 12,000 एंड सॉरी 20 का सेल्स था 12,000 एंड 19 का सेल्स था 10,000। सो 12,000 माइनस 10,000 दैट विल बी 2,000। सो अगेन द आंसर विल बी 50%। राइट, अब कंट्रीब्यूशन को लेके हम करते हैं। हमारा 20 का कंट्रीब्यूशन था 6,000 एंड 19 का कंट्रीब्यूशन था 5,000। So 6,000 minus 5,000, and again the sales will be same, 12,000 minus 10,000. So the answer will be again 50%. आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। पीवी रेशियो, जिसको हम इस फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, दैट इज 100% माइनस वीसी रेशियो, और 1 माइनस वीसी वीसी रेशियो का जो आएगा उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। सो हम वीसी रेशियो कैसे निकालेंगे? इजी है। वीसी रेशियो के निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर में चाहिए वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स। इससे हमें हमारा मिल जाएगा हमारा वीसी रेशियो कितना है। राइट, सो हमारा सेल्स था 10,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट था 5,000। सो द वीसी रेशियो विल बी 50%, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स इनटू 100,
एंड फॉर द पीवी रेशियो हमें 100% माइनस वीसी रेशियो कर देना है। सो 100% माइनस वीसी रेशियो हमने 50% निकाल दिया, उसे पुट करने से हमारे पास पीवी रेशियो आ जाएगा, दैट इज 50%। आई होप यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस सिचुएशन को हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। मतलब जब बिजनेस इस स्टेज में रहता है तो इस स्टेज में हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। इस सिचुएशन को हम अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ के आया कि सेल्स इक्वल्स टू क्या होता है, सेल्स इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, और इफ देयर इज अ लॉस देन देयर विल बी माइनस लॉस। ओके, अब हम जैसा कि कह रहे हैं कि ब्रेक इवन हमारा एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। सो हम प्रॉफिट की जगह पे अगर हम जीरो लिख दें तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा सेल्स इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट रह जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। सो हमेशा याद रखिए ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है और ये दोनों एक दूसरे को इक्वेट करते हैं, राइट। इसको निकालने के दो चार फार्मूले हैं, उन फार्मूलाज को हम देखते हैं। कुछ भी हार्ड नहीं है, बस हम बेसिक कंसेप्ट याद रखेंगे और साथ ही न्यूमेरिक्स देखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे पास पहला फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जैसा कि हमने पहले ही समझा इसके पहले वाली स्लाइड में कि ब्रेक इवन पॉइंट में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इक्वल रहता है। सो ब्रेक इवन पॉइंट जब भी आएगा हमें फिक्स्ड कॉस्ट को लेके काम करना है, राइट। हमेशा याद रखें, तो न्यूमरेटर में हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ब्रेक इवन पॉइंट्स हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, एक यूनिट्स में निकाल सकते हैं और एक वैल्यू में यानी रुपीज में निकाल सकते हैं। सो पहले हम देखते हैं यूनिट्स में कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जो हमारा पहला एग्जांपल था उसी एग्जांपल को हम लेके इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट था 2000 रुपीज, सो हमने 2000 रुपीज ले लिया। एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास है 10 माइनस 5, दैट इज सेल्स माइनस वीसी। सेल्स था हमारा 10 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट था 5, सो द कंट्रीब्यूशन विल बी 5 पर यूनिट एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी 400 यूनिट। यानी ये 400 यूनिट हमें ये दर्शाता है कि इस 1000 यूनिट ऑफ सेल में 400 यूनिट ऑफ सेल जब हम करेंगे तो हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन पे पहुंचेंगे। यानी 400 यूनिट सेल करने पे हमें कोई लॉस या फिर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जब हम 400 यूनिट से कम सेल करेंगे, दैट इज सपोज अगर हम 399 सेल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी हमें कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा। बट अगर हम 401 यानी 401 यूनिट अगर हम सेल करेंगे उस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट पक्का होगा, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन यूनिट था 400 यूनिट। तो इससे ज्यादा हम जितना भी सेल करेंगे उस सारे सिचुएशन में हमें प्रॉफिट होगा। इस चीज को हम वैल्यूज में भी निकाल सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। अब हम जानते हैं हमें पीवी रेशियो कैसे निकालना है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, जो कि आएगा अपना 50%, क्योंकि ये हमारा पहले वाला ही क्वेश्चन है। सो हम पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं कि 50% हमारा पीवी रेशियो है। सो कुछ नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर में हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के जगह पे इस बार हम पीवी रेशियो को पुट करेंगे। तो अपना आंसर क्या होगा 2000, जो कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, और पीवी रेशियो जो कि 50% है। सो आंसर विल बी 4000 रुपीज। यानी इस 10,000 सेल में हमारा ब्रेक इवन सेल कितना है, अगर हमें कोई पूछे तो हम कह सकते हैं हमारा ब्रेक इवन सेल 4000 रुपये है। इसको हम पूरा पहले वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि हम पहले ही देख सकते हैं हमारे पास 2000 फिक्स्ड कॉस्ट है एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपीज था। सो इसे हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4000 रुपीज, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट को हम परसेंटेज में भी कभी कभी हमें निकालने के लिए पूछा जाता है। हम देखते हैं हम इसे परसेंटेज में कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले निकाला था, हमारा ब्रेक इवन सेल्स हमारा 4000 आया था रुपीज में और यूनिट्स में 400 यूनिट आया था।
अब देखते हैं हम इसे परसेंटेज में कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन सेल्स, तो इसे निकालने के लिए कुछ नहीं है, हमें बस ब्रेक इवन सेल को न्यूमरेटर में देना है और डिनोमिनेटर में एक्चुअल सेल्स लेना है और इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिक्स है, हमारा ब्रेक इवन सेल्स था 4000 एंड हमारा टोटल सेल्स था 10,000, सो द आंसर विल बी 40,000। आई होप इजी है, आपको समझ में आया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट एक चीज टॉपिक आता है जो कि है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। अब कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? कैश ब्रेक इवन पॉइंट कुछ नहीं है, बस हमारे जो फिक्स खर्चे हैं, हमारे जो फिक्स 2000 रुपीज के खर्चे हैं, इन 2000 रुपीज के खर्चों में हमारा क्या सारा अमाउंट कैश में हमने दिया है या फिर कुछ इसमें नॉन कैश आइटम भी है। सपोज हम एक एज्यूम करते हैं कि हमारे इस 2000 रुपीज में 500 का डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, हम जानते हैं। सो कैश ब्रेक इवन पॉइंट जब हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, बस फिक्स्ड कॉस्ट की जगह पे हम कैश फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे, मतलब कैश में हमने कितना फिक्स्ड कॉस्ट यूज किया है। सो हमारा डेप्रिसिएशन हालांकि 500 रुपीज है, सो हमारा कैश फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 2000, जो कि हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था, माइनस नॉन कैश आइटम दैट इज 500 रुपीज। So the cash fixed cost will be 1500 and the contribution per unit will be remain same, 10 minus 5 that is 5. So again the answer will be 300 units. So हमारा कैश ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 300 यूनिट्स पे। ओके, आई होप समझ में आया। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और ब्रेक इवन चार्ट के एनालिसिस। इसे हम अच्छे से समझते हैं, पहले कुछ बातें जान लेते हैं। ये है हमारा सेल्स लाइन, दैट इज टोटल रेवेन्यू लाइन, एंड ये है हमारा कॉस्ट लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि सेल्स लाइन हमारा एक्सिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, बट कॉस्ट लाइन हमारा एक्सिस पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कॉस्ट लाइन एक्सिस से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। इसका रीजन ये है कि अगर हमारा जीरो सेल्स भी रहेगा, राइट, उस टाइम पे भी हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ेगा। यही एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से कॉस्ट लाइन हमेशा एक्सिस पॉइंट से ऊपर से स्टार्ट होता है, एक्सिस पॉइंट से थोड़ा ऊपर रहेगा, क्योंकि जीरो सेल्स पे भी हमारा कॉस्ट कुछ ना कुछ रहता है। So the angle of incidence is the intersection by the sales line and the total cost line. Okay? So ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और ये जो एंगल बनाएगा हमारा, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। कि जितने ये एंगल जितना वाइडर रहेगा, सपोज ये एंगल इतना बड़ा है, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही बड़ा होगा, राइट। इस एंगल को हमें बढ़ाने के दो उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि अगर हम टोटल कॉस्ट लाइन को रिड्यूस कर दें, या फिर दूसरा उपाय है हम अगर टोटल सेल्स लाइन को इंक्रीज करें। इन दोनों ही केसों में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, राइट। और जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस कंपनी के लिए या फार्म के लिए उतना ही अच्छा, क्योंकि स्टेज में हम जैसा कि जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट तक कंपनी का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन रहता है। इसके बाद कंपनी एक्चुअल प्रॉफिट अर्न करना शुरू करती है, और इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा रहेगा कंपनी को उतना हायर प्रॉफिट रहेगा और कंपनी के लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, राइट। द वाइडर द एंगल द ग्रेटर द रेट ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब एक सिचुएशन में आपको समझाना चाहता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे होगा उसके पहले हम जो भी सेल करेंगे वो हमारा लॉस सिचुएशन रहेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें जाके अचीव होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। उसके पहले जो भी कुछ रहता है वो हमारा लॉस रहता है, एंड ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी हमारा सिचुएशन आएगा वो हमारा प्रॉफिट सिचुएशन आएगा। सो यहाँ तक हमारा ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन सेल्स रहता है, और उसके बाद ये जो लाइन है ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। आई होप हमें यहाँ तक समझ आया होगा। और बेसिक एंगल ऑफ इंसिडेंस याद रखिएगा कि सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिग्री जितना हायर होगा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरफ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब हम ब्रेक इवन से ज्यादा, जैसे कि हमने पहले समझा, ब्रेक इवन के बाद हम जो भी सेल्स करेंगे वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। इसके भी कुछ फार्मूलाज हैं, वो फार्मूला देखते हुए चलते हैं हम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसा कि हम देख अभी तक हमने देख क्या है कि ब्रेक इवन सेल्स में हम ऑलवेज फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, यानी न्यूमरेटर में हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। वैसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा प्रॉफिट के साथ डील करता है, क्योंकि ब्रेक इवन के बाद हम जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एंटर करेंगे तो उस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, राइट। ब्रेक इवन तक हमारे पास
लॉस का सिचुएशन रहता है, जब हम ब्रेक इवन को टच करते हैं तो हम नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन में आते हैं, एंड देन उसके बाद हम प्रॉफिट के सिचुएशन में एंटर करते हैं। सो इसे भी निकालने के यूनिट्स एंड वैल्यू में तरीके हैं। बेसिक जो ब्रेक इवन सेल्स के लिए हमने किया था वही सेम फार्मूला है, बस हमें न्यूमरेटर में प्रॉफिट कंसिडर करना है एंड डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि सेम है ब्रेक इवन सेल्स में। और इन वैल्यूज में निकालने के लिए न्यूमरेटर में हमें प्रॉफिट कंसिडर करना है और डिनोमिनेटर में पहले की तरह पीवी रेशियो रहेगा। सो वही हम अपना पुराना एग्जांपल लेके इसे भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में था, हमारा 3000 प्रॉफिट था, तो 3000 हमने प्रॉफिट पुट कर दिया एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 माइनस 5 दैट इज 5, so the answer will be 600 unit. Okay, and for the in values हम 3000 प्रॉफिट पुट करेंगे एंड हमारा पीवी रेशियो, जैसा कि हमारा सेम एग्जांपल है, तो हमारा पीवी रेशियो कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स दैट इज into 100 that will be 50%, so पीवी रेशियो 50% पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 6000 का। ओके, सो इन यूनिट्स हमारे पास 600 यूनिट हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, और इन वैल्यूज हमारा 6000 आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसे भी हम पहले वाले ब्रेक इवन सेल्स की तरह इसे भी हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, सो हमारा आंसर आ जाएगा 6000। ओके, ओके, हम देख लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम परसेंटेज में कैसे निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय एक्चुअल सेल्स, जैसा हम पहले करते थे ब्रेक इवन सेल्स बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। सो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100, सो 6000 जो कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी था एंड 10,000 दैट इज आवर एक्चुअल सेल्स, सो द रिजल्ट विल बी 60%। ओके, एंड अब हम एक चीज देखते हैं, हमारा ब्रेक इवन सेल्स था 40%, राइट, और या फिर हम कहें 4000, एंड हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 60%, और या फिर हम कहें 6000। तो एक चीज हमें समझ में आई कि टोटल सेल्स में हमारा टोटल सेल्स बेसिकली ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ऐड होता है, राइट। सो अगर हम दूसरे एक फार्मूला से निकालना चाहें तो एक्चुअल सेल्स से हम अगर हम ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दे, तभी अभी हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। जैसा कि 10,000 और हमारा ब्रेक इवन सेल्स था 4,000, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास ब्रेक इवन था 4,000, सो जब एक्चुअल सेल्स के साथ 4,000 को माइनस कर देंगे, सो हमारा तभी भी हमारे पास एमओएस आ जाएगा जो कि है 6,000। सो बेसिकली टोटल सेल्स में हमारा दो स्टेजेस होता है। पहला ब्रेक इवन सेल्स, जहां तक हमें नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है, उसके पहले तक हमें लॉस होता रहता है, और जब हम ब्रेक इवन पॉइंट टच करते हैं देन उसके बाद हमें प्रॉफिट स्टार्ट होता है, जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। ओके, अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास और एक दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। जैसा कि कभी कभी हमें पूछता है सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। इसको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर प्रॉफिट बोल देता है कि कंपनी को इतना प्रॉफिट करने के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा। जैसे सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि कंपनी का सेल्स है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 5,000, फिक्स्ड कॉस्ट 2,000, एंड कंपनी को डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए 5,000 का। तो अगर वो 5,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट करना चाहती है तो इस सिचुएशन में उसे कितने सेल्स करने की आवश्यकता है ताकि वो अपने डिजायर को पूरा कर सके, यानी 5,000 के प्रॉफिट को अर्न कर सके, राइट। सो इसका फॉर्मूला इजी है, जैसा कि हम पहले भी निकालते थे ब्रेक इवन सेल्स के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बस इसमें हमें क्या ऐड करना है, हमें डिजायर प्रॉफिट को ऐड करना है। इसे ऐड करने के साथ साथ हमें हमारा सेल्स मिल जाएगा, राइट। सो फिक्स कॉस्ट अपना 2000 दिया हुआ है, तो हम 2000 पुट करेंगे एंड डिजायर्ड प्रॉफिट 5000 है, तो 5000 हमने पुट कर दिया। इसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपना 5 है, जो कि 10 माइनस 5 दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो द रिजल्ट विल बी 1400 यूनिट। यानी कंपनी को 5000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी को 1400 यूनिट सेल करना पड़ेगा, राइट। अगर यही क्वेश्चन हमें अगर वैल्यू में पूछेगा तो कितने रुपए की सेल करने पर कंपनी को 5,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेम रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, बस डिनोमिनेटर में हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पीवी रेशियो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगेन हमारे पास पीवी रेशियो 50% है, जो कि कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 से हमने निकाला है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपना 2000 एंड 5000 अपना डिजायर्ड प्रॉफिट था, एंड अपना पीवी रेशियो 50% था। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14,000 का, जो कि हमारा डिजायर्ड सेल्स होगा
जो कि हमें डिजायर्ड 5000 डिजायर्ड प्रॉफिट करने के लिए हमें 14000 की सेल करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम 5000 डिजायर्ड प्रॉफिट के टारगेट को फुलफिल कर सकेंगे। इसके अलावा एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें पूछी जाती है प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय की फैक्टर। सपोज हमारे पास कंपनी के 2-3 प्रोडक्ट हैं, तो कंपनी किस प्रोडक्ट को पहले बनाए, ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट्स में से कंपनी किस प्रोडक्ट को पहले बनाए या फिर किस प्रोडक्ट को बनाने से कंपनी को प्रॉफिट होगा, इसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कुछ भी नहीं है, बस उस लिमिटिंग फैक्टर को, सपोज रॉ मटेरियल हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन को हम लिमिटिंग फैक्टर रॉ मटेरियल के साथ डिवाइड देंगे। उस केस में सपोज ए बी सी 3 प्रोडक्ट है हमारे पास, और पहले का रिजल्ट आ रहा है 3, सेकंड का रिजल्ट आ रहा है 4 एंड थर्ड का रिजल्ट आ रहा है 5। सो हम सबसे पहले 5 सी को बनाएंगे क्योंकि ये इससे हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, देन हम बी को बनाएंगे, देन हम ए को बनाएंगे। सो इस प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारे पास अगर लिमिटिंग फैक्टर्स है तो कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाने से हमें ज़्यादा फायदा होगा, देन अगर एंड में रिसोर्सेज बचेंगे तो उस प्रोडक्ट को हम लास्ट में बनाएंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एवरीवन।